हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड बिजनेस स्टडीज। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कल की वीडियो में हमने सीखा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, व्हाट वी मीन बाय द बिजनेस। आज हम सीखने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस, यानी अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो कितने प्रकार का बिजनेस हो सकता है। द फर्स्ट फॉर्म इज सोल प्रोप्राइटरशिप। यहां पर सोल का मतलब होता है सिंगल इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर का मतलब होता है सेलर, यानी एक ऐसा बिजनेस जो सिंगल सेलर के द्वारा शुरू किया जाता है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। अ मेथड और अ बिजनेस इन विच द बिजनेस is carried by all the activities are done by for the single owner who is responsible for all the profits as well as the losses। ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर, एक सिंगल ओनर होगा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लायबिलिटी के अनलिमिटेड होने का मतलब होता है कि अगर आपको अपने बिजनेस में लॉस हो तो पर्सनली यू आर लायबल टू पे ऑल योर डेब्ट्स। थर्ड, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। एक सिंगल पर्सन अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग जितनी जगह से मनी रेज कर पाता है उतना ही हो पाता है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो ग्रोथ के और एक्सपेंसेस के जो चांसेस होते हैं वो भी इंडिविजुअल के लिए लिमिटेड हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बिजनेस के लिए फॉर्मेशन इजी होता है। फॉर्मेशन इजी होने का मतलब है देयर इज नो एनी एक्ट बाय विच यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। आप बिना किसी रजिस्ट्रेशन के अपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को कर सकते हैं। इसका क्लोजर भी आसान होता है। जब आपके मन में आए आप इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप दुकान पे ताला लगाइए, शटर गिराइए और निकल सकते हैं। ऐसे व्यापार की कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है। इसका मतलब जिस प्रकार का व्यापार आप करते हैं वही आपकी पहचान या वही आपका नाम बन जाता है। टेक एन एग्जांपल, अगर आप गोलगप्पे बेचते हैं तो आप गोलगप्पे वाले भैया कहलाएंगे, और अगर आप सब्जी बेचते हैं तो आपका नाम है सब्जी वाले भैया। जनता को या कस्टमर को कोई बात मतलब नहीं है कि व्हाट इज योर नेम, नाम में क्या रखा है, रखा है आपके व्यापार में। इसके अलावा इस व्यापार के फीचर होते हैं कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब अगर आप बीमार हो गए, घर में कोई सुख है, घर में कोई दुख है, तो यू हैव टू शट डाउन योर बिजनेस, यू हैव टू गो देयर और आपके व्यापार में ताला लगा रहेगा। इसके बाद वन मैन कंट्रोल होता है। ऑल द प्रॉफिट्स आर बाय यू टेकन एंड ऑल द लॉसेस शुड बी कैरिड बाय यू ओनली। जो लाभ होगा वो सारा आपका होगा, जो हानि होगी वो भी आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बोला ना आपकी लायबिलिटीज कैसी होती हैं, अनलिमिटेड। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बेस पर आप मेरिट्स और डिमेरिट्स अपने आप लिख सकते हैं। इतना समझदार तो आप होंगे ना। खैर, अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको अलग से मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ा दूंगा और लिख दूंगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड फॉर्म है उसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली, या कुछ लोग इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसमें किसी प्रकार का कंपनी एक्ट अप्लाई नहीं होता, बल्कि यू हैव टू फॉलो द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ इंडिया। तो जब किसी बिजनेस को एक ही परिवार के सारे लोगों के द्वारा मिलकर किया जाता है, सो दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली। इसमें बाहर का कोई पर्सन नहीं आएगा, एज अ पार्टनर और एज एन ओनर। हाँ, एज एन एम्प्लॉय आप बाहर के किसी बंदे को अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट तो दे सकते हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली इज बेसिकली अ बिजनेस इन विच द बिजनेस इज कैरीड अवे बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ऐसे बिजनेस के फीचर्स क्या होंगे? पहला, द बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय वन अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ इंडिया, यानी ये जो
मेथड है बिजनेस करने का, दैट इज ओनली एक्सेप्टेबल एंड अप्लाइड इन इंडिया इटसेल्फ। घर में जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा, जो हायर डेसिग्नेशन के व्यक्ति होंगे, उन्हें कर्ता कहा जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे लोग जो हैं फैमिली के, वो मेंबर्स कहलाएंगे। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और बाकी फैमिली मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। यानी अगर अनफॉर्चुनेटली बिजनेस में लॉस हो जाता है तो जो मेंबर्स हैं उनको तो अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पेमेंट करना होगा, लेकिन जो रेस्ट लायबिलिटीज होंगी दैट शुड बी बियरेबल बाय द कर्ता इटसेल्फ, क्योंकि कर्ता की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। इसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बड़ा योगदान होता है। इसका मतलब होता है विरासत में आपको चीजें मिलती हैं और ये बिजनेस कंटिन्यू रहता है, क्योंकि जो एल्डेस्ट पर्सन है आपकी फैमिली का, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो सेकंड एल्डर है फिर वो कर्ता बन जाएगा। जब कभी फ्यूचर में उसकी डेथ होगी तो जो थर्ड पर्सन होगा वो एल्डर बन जाएगा। इस तरह से मेल मेंबर्स के पास ये मेथड रहता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक दया भाग होता है और एक मिताक्षरा होता है। दया भाग चलता है वेस्ट बंगाल में ओनली और मिताक्षरा चलता है वेस्ट बंगाल के अलावा भारत के बाकी स्टेट्स में। ऐसे बिजनेस में भी आपकी जो लायबिलिटीज होती हैं वो मैंने बता दिया, कर्ता की अनलिमिटेड, बाकी पार्टनर्स की लिमिटेड। और जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हर मेंबर जो फैमिली का है वो अलग अलग मनी रेज नहीं कर सकता। आपका जो फैमिली का बिजनेस है सिर्फ वही उस बिजनेस को मनी रेज करने के द्वारा का आगे का काम करेगा। आ रहा है समझ में? अब मैं आपको थर्ड पढ़ाता हूं जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, when a business is carried away by minimum 2 or more than 2 people for the objective of earning money, so such type of business activity is called as partnership। यानी जब लाभ को कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट को अर्न करने के मोटिव से दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को करते हैं तो ऐसे बिजनेस को पार्टनरशिप का बिजनेस कहा जाता है, जिसके कुछ फीचर्स मैं आपको समझाता हूं। द फर्स्ट वन, द फॉर्मेशन, यानी इसका फॉर्मेशन भी इजी है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ना चाहें तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी यू कैन कैरी योर बिजनेस एक्टिविटीज। दूसरा, म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल एजेंसी। जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट होते हैं। इसका मतलब एक के द्वारा किया गया काम दूसरे को बाइंड करता है और दूसरे के द्वारा किया गया काम तीसरे को, और अप टू सो ऑन। ऑल द पार्टनर्स विल बी लायबल टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच विल बी टेकन बाय इफ एनी सिंगल पार्टनर। रिस्क टेकिंग हो जाती है, बैलेंस हो जाता है, क्योंकि जब जितने ज्यादा माइंड्स लगेंगे, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी टॉपिक पर अपने आप की डिस्कशन करेंगे तो अल्टीमेटली रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं और डिसीजन मेकिंग बैलेंस हो जाती है। यहां पर भी लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटर की तरह अनलिमिटेड होती है, यानी इफ अगर इन केस यू सफर लॉसेस इन योर बिजनेस तो पर्सनली यू विल बी लायबल एंड योर पर्सनल असेट्स विल बी टेकन बाय देम, दैट मींस द क्रेडिटर्स। इसके अलावा एक और फीचर होता है दैट इज द लिमिटेड रिसोर्सेज। 2, 3, 4 जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब मिला के इस बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा ज्यादा बिजनेस नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम की लिमिट 50 इसमें गिवन है। पार्टनर्स होते कितने प्रकार के? द नेक्स्ट टॉपिक अराइज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पहला टाइप होता है एक्टिव पार्टनर। द पार्टनर हु हैज कंट्रीब्यूटेड द मनी इज टेकिंग द एक्टिव रोल इन द ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, हु इज हैविंग द अनलिमिटेड लायबिलिटी इज कॉल्ड द एक्टिव पार्टनर।
Second is the sleeping partner, the partner who is too much busy, that he or she is investing the money but not taking the interest in the business activities. यानी जो व्यक्ति या जो पार्टनर बिजनेस में पैसा तो लगाता है लेकिन बिजनेस की एक्टिविटीज में डायरेक्टली अपना रोल नहीं प्ले करता, पार्टिसिपेट नहीं करता, दैट वन इज कॉल्ड एज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। इसके अलावा थर्ड वन सीक्रेट पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जिसने पैसा लगाया है, बिजनेस की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, बट whose name is not disclosed in the market, यानी जनता या दुनिया को उसकी पहचान नहीं है, no one knows about that person, लेकिन वो व्यक्ति पैसे लगाकर आपके बिजनेस में आपका साथ दे रहा हो तो उसको सीक्रेट पार्टनर कहा जाता है। इसके अलावा एक और होता है जिसे नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। नॉमिनल पार्टनर्स दो प्रकार के होते हैं, नॉमिनल बाय ईस्टरूपल और नॉमिनल बाय होल्डिंग आउट। पहले समझिए नॉमिनल बाय ईस्टरूपल, अ पार्टनर हु बाय द वर्ड्स और बाय कंडक्ट टेल टू द पब्लिक दैट आई एम द पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म। जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार से या अपने शब्दों के द्वारा बाकी लोगों को यह बताए कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बाय नॉमिनल ईस्टरूपल कहा जाता है। दूसरा नॉमिनल बाय होल्डिंग आउट, the person who does not call oneself that I am a partner, but if someone calls तो does not any object। जो व्यक्ति स्वयं तो ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी फर्म का पार्टनर हूं, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी आपको पार्टनर बताती है तो आप किसी प्रकार का उसमें ऑब्जेक्ट नहीं करते, तो आप नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहलाते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, वीडियो को पॉज करते जाइएगा, सुनते जाइएगा और इन बातों को ना नोट करते जाइएगा। द नेक्स्ट topic is partnership deed. What do you mean by partnership deed? Partnership deed is a document which contains all the rules and regulations as an agreement for the business। देखिए आने वाले कल में पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकते हैं, वेरिएशंस आ सकते हैं, उनमें आपस में लड़ाई हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है, तो उनसे बचने के लिए जितने भी प्रकार के बिजनेस की रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स और कंडीशंस होंगी वो जिस कागज पर लिखी जाती हैं उस एग्रीमेंट के सेट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इसको बनाना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन एज अ प्रूफ कोर्ट में पेश करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बिजनेस को हेल्दी मोड में रखना चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड ज़रूर बनाइएगा, अगर आप बड़े होकर एक बिजनेस करते हैं तो। द नेक्स्ट टॉपिक अराइज, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, यानी इस कागज पे लिखा क्या जाता है। जैसे कि मैंने बताया ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइक पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होगी, उस कैपिटल पर अगर उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। अगर कैपिटल के अलावा कोई पार्टनर ड्राइंग के नाम पर विड्रॉ करता है तो हाउ मच मनी वन कैन विड्रॉ, उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा लोन देता है तो लोन किस रेट पे दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, नए पार्टनर के एडमिशन की कंडीशंस क्या होंगी, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी, अगर डिस्प्यूट होगा तो उसकी सॉल्विंग के मेथड्स क्या होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बटेगा, एक्स्ट्रा काम करने के लिए क्या आपको सैलरी, कमीशन या बोनस या वेजेस मिलेगी क्या। इन सारी शर्तों को पार्टनरशिप डीड नाम के कागज पर लिखा जाता है। इस सारे टॉपिक से आप पार्टनरशिप की मेरिट्स और डिमेरिट्स वो दोनों बना सकते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अगर आप फिर भी ना समझ पाए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते रहिएगा, मैं आपको मेरिट, डिमेरिट या और भी कोई डाउट होगा तो लिखकर समझाता रहूँगा। अब मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ और आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।